हमारे कल्चर में कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो एक नज़र में बड़े डोमिनेटिंग लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ख़ास करके स्त्रियों को कमज़ोर या कमतर दिखाने के लिए ये रिचुअल्स बने हैं। इन दिनों बड़ी चर्चा है कन्यादान की। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, राजस्थान सीकर में डॉक्टर प्रवीण गर्ग हैं, IMA से जुड़े हुए हैं, एलोपैथी डॉक्टर हैं। उन्होंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा, उससे मैंने जो समझा वो मैं अपने नई उम्र के दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने साइंस में पढ़ा है, 10th क्लास में ही पढ़ा था कि स्त्री और पुरुषों में जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, स्त्री में XX क्रोमोसोम, पुरुष में XY क्रोमोसोम। जो स्त्री के XX क्रोमोसोम है, माता से 50% और पिता से 50%, यानी जो आनुवंशिक गुण है वो आधे आधे XX क्रोमोसोम के रूप में एक पुत्री ग्रहण करती है। पुत्र होता है तो XY क्रोमोसोम माता से X, पिता से Y क्रोमोसोम लेता है। अब डॉक्टर साहब के मुताबिक स्त्री के क्रोमोसोम्स समान होते हैं, तो जब उनका संयोग होता है एक गांठ सी बनती है जो क्रॉस ओवर कहलाता है। ये जो प्रोसेस है, ये गूगल में सर्च करिएगा, क्रॉस ओवर इन बायोलॉजी। पुरुष के पुत्र के क्रोमोसोम्स असमान होते हैं तो उनका क्रॉस ओवर प्रॉपर नहीं हो पाता, 5% ही होता है। 95% Y क्रोमोसोम ज्यों का त्यों इंटैक्ट रहता है। सरल शब्दों में समझें, पिता से मिले हुए आनुवंशिकी गुण जो पुत्र को मिलते हैं वो 95% एज इट इज़ उसमें पास होते हैं और वो आगे अपने पुत्र को पास ऑन करता जाता है। अब यदि पुत्री है, 50-50% माता पिता दोनों से वो आनुवंशिकी गुण लेती है। उस पुत्री की जब पुत्री होती है उसमें भी वही रेशो होता है, मायके का 50% और ससुराल का 50%। जब उसकी पुत्री होती है तो यही रेशो होता है। इस तरह से ये जो माता पिता है जहाँ से हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, इन माता पिता के जो आनुवंशिक गुण हैं वो धीरे 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 उसमें कम होते जाते हैं और 7वीं पीढ़ी की पुत्री तक वो गुण सिर्फ 1% बच जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ना पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता कहा गया है, क्योंकि वो जो आनुवंशिक गुण है वो 7 पीढ़ी तक रहते हैं इस पति पत्नी के। पुत्र में ये नहीं होता। पुत्र में जो Y क्रोमोसोम है वो एज इट इज़ उसके पुत्र में, फिर उसके पुत्र में पास ऑन होता रहता है। ऐसे समझे हम कि यदि किसी का गोत्र कश्यप है तो ये निश्चित है कि उसका जो Y क्रोमोसोम है वो कश्यप ऋषि से ही आया है, अगर बीच में कहीं कुछ घालमेल ना हुआ हो तो। अब कन्यादान क्यों? मेन मुद्दा तो यही है। बहुत सारे लोग इस जो पुरानी प्रथा है इसके पक्ष में तर्क देने के लिए कहते हैं कि दरअसल कन्यादान नहीं किया जाता, गोत्रदान किया जाता है। पर गोत्रदान नहीं होता। गोत्र आप कैसे दान कर सकते हैं? अपना क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, आनुवंशिक के गुण कैसे दान कर सकते हैं? आप किसी को अपना नाम दे सकते हैं, अपना सरनेम लगा सकते हैं, गोत्र नहीं दान कर सकते। अब जैसे महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी के नाम के आगे गांधी लगा दिया, लेकिन गुणसूत्र, अपने क्रोमोसोम्स नहीं दे सकते। खैर, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, नहीं तो मुद्दा पॉलिटिकल हो जाएगा। तो आप जो दान करते हैं वो असल में कन्या का ही दान करते हैं। कन्या ही दान की जाती है, लेकिन उन अर्थों में नहीं जिन अर्थों में हम लेने लग गए हैं। इस तरह कि एक माता पिता अपनी पुत्री को अपने गोत्र के, अपने कुल के, जो उनके आनुवंशिकी जेनेटिक जो चला आ रहा है उससे, उसके अधिकारों से, कर्तव्यों से उसको मुक्त करते हैं, गोत्र फ्री करते हैं और नए गोत्र में उसे देते हैं। नए गोत्र का कोई एक युवक ससम्मान पाणी ग्रहण कर इस स्त्री को, इस कन्या को अपने गोत्र में शामिल करता है ताकि वो उस गोत्र के संवाहक बन सके। इस गोत्र से उसका दायित्व खत्म होता है। अब मेन जो ऑब्जेक्शन है वो दान शब्द पर ही है। तो दान इसलिए कि हम जब किसी चीज़ का, वस्तु का, फीलिंग्स का, किसी भी चीज़ का हम दान करते हैं तो उससे अपना अधिकार ख़त्म करते हैं। अब इसको हम ऐसे समझें कि हमने अगर नेत्रदान किया, किडनी दान की, शरीर का कोई अंग दान किया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जाके उधर दावा नहीं ठोकेंगी कि भाई मेरे माता पिता ने, पुरखों ने ये अंग दान किया था, अब हमको इसकी ज़रूरत है, वापस दो। तो कन्यादान को इसीलिए महादान माना जाता है कि आप अपने कुल के वंशज को, कुल से उत्पन्न एक
जीते जागते इंसान को आप किसी को दान कर रहे हो, किस बात के लिए? कि इस कुल से, इस गोत्र से अभी आपको कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी है, अब आपकी जो जिम्मेदारी है वो नए कुल में है, नए गोत्र में। अब आप इस मूर्खतापूर्ण चीज़ में मत पड़िएगा कि आपने कन्या की तुलना नेत्र से और किडनी से कर दी। मैं उस फीलिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ अधिकार ख़त्म करने का मतलब ये नहीं होता कि पिता की संपत्ति में अधिकार ख़त्म, फीलिंग्स में अधिकार ख़त्म, पिता के अधिकार पे, पिता के घर पे अधिकार ख़त्म नहीं। अधिकार किस पे ख़त्म? पिता के जेनेटिक, आनुवांशिकी जो परंपरा चली आ रही है कुल को आगे बढ़ाने की, उस पे अधिकार, उस पे कर्तव्य खत्म। क्योंकि जब वो यहाँ से कुल मुक्त होगी तभी वो किसी और कुल की संवाहक बनेगी। इसीलिए हर विवाहित स्त्री को वंदनीय माना जाता है कि वो अपना कुल छोड़कर, स्त्री का अपना कोई कुल इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो अगर बायोलॉजिकल समझे तो वो किसी एक कुल की जेनेटिक गुणों को बहुत लंबे समय तक लेकर नहीं जाती आगे। वो जिस कुल से जुड़ती है, क्योंकि उसमें XX क्रोमोसोम होते हैं, तो वो दोनों कुल की बराबर बराबर आनुवंशिक गुण लेती है और धीरे 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 ये कम होता जाता है। जो अभी हमने जाना ना कि वो 7 जन्मों का रिश्ता वाला। अब बात ये कि ये जो विवाह है इस पर इतना जोर किस लिए? देखिए, अगर स्त्री पुरुष को साथ में रहना है तो थोड़ी सी बातचीत करिए, अंडरस्टैंडिंग बनती है। कोई एक रिचुअल फॉलो करिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो सांस्कृतिक हो, एक रिचुअल फॉलो करिए और साथ में रहने लग जाइए। लेकिन हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में 3 घटक माने गए हैं जीवन के: जन्म, विवाह, मृत्यु। यानी जो भी प्राणी संसार में जन्म लेता है वो संतान उत्पन्न करता है और मृत्यु होती है। तो ये जो विवाह है ये सेक्सुअल रिलेशन के लिए किया जाने वाला एक उपक्रम नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन के लिए 2 व्यक्तियों के शारीरिक संबंध के लिए विवाह की ज़रूरत नहीं है, ना पहले थी ना अभी है। विवाह की ज़रूरत तभी है जब एक कुल अपनी संतान को जन्म देकर अपने गोत्र को, अपने कुल को आगे बढ़ाता है। अब अभी तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि बहुत सारे लोग ये काम ना भी करें तो भी चलता है, पर खैर जो ये परंपरा है उसके पीछे का कारण ये है। तो इसमें विवाह पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। हालांकि हमने विवाह को बहुत ग्लैमराइज कर दिया और कन्यादान के साथ दहेज भी जुड़ गया, हम इस पर बाद में बात करेंगे। अभी लौट कर आते हैं इस पर कि गोत्र पर इतना जोर क्यों? ये जो कन्यादान शुरू हुआ है, ये कन्यादान की जो प्रथा चली है वो इस गोत्र की वजह से ही चली है। तो गोत्र पर इतना जोर क्यों गोत्र आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है? तो विज्ञान ने ये माना है कि एक ही जेनेटिक गुणों से, एक ही जेनेटिक गुणों वाले, एक ही आनुवांशिक कुल के उत्पन्न 2 लोगों के बीच यदि विवाह होता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसमें कई तरह के विकार हो सकते हैं। जेनेटिक विकार तो हुए ही, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, उनकी सोच एक जैसी होगी, उसमें रचनात्मकता नहीं होगी, जो भी विकार हों, ये विज्ञान ने माना है। और विज्ञान ने रिकमेंड किया है कि एक ही जेनेटिक कुल के लोग आपस में विवाह ना करें। ये विज्ञान की भाषा है। और पुराणों की भाषा, हमारी पुरातन भाषा ये है कि एक ही गोत्र में विवाह ना करें। बात तो वही है। तो बात ये है कि हमको लगता है जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको जो भी रिचुअल्स जिसमें थोड़ा सा दिमाग खटकता हो कि अरे ये रिचुअल कैसा है, उसका पोस्टमार्टम कर डालिए। पोस्टमार्टम करने के बाद कुछ निकलेगा। अगर अच्छे तथ्य निकलते हैं जो आपको संतुष्ट करते हैं तो गर्व के साथ उसका पालन करिए, और अगर तथ्य कुछ नहीं निकलते, बेकार लगते हैं, तो किक मारिए, किसने रोका है। तो ऐसे कुछ रिचुअल्स अगर आपको पता चलें, आप उसकी खोज कर पाएँ, कुछ कारण निकाल पाएँ, तो हमसे भी शेयर करिएगा ज़रूर।